नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहली वाली क्लास में आपने राज्यसभा की संरचना को पढ़ा था। इस क्लास में हम लोकसभा की संरचना को पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर उसी क्रम में क्लास जारी रहेगी। देखिए, संसद बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं इसीलिए कहता हूँ कि 40% तैयारी आपकी हो जाती है जब आप पूरा संसद पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें पॉलिटी की लगभग चीज़ों की चर्चा हो जाती है। बहुत सारे चीज़ों की डीप चर्चा नहीं हो पाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इशारों में बात जरूर हो जाती है, ठीक है। तो चलिए आज बात करेंगे लोकसभा की संरचना की। लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। राज्यसभा की आपने पढ़ लिया था। लोकसभा क्या है? ये निचला सदन होता है, या इसे जनता का सदन कहते हैं, ठीक है। या इसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है और यूएसए में इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, ठीक है। भारत में व्यवस्था की गई है लोकसभा में अधिकतम पदों की संख्या 552 हो सकती है। यहां पर ध्यान देने की जरूरत यह है कि न्यूनतम की चर्चा नहीं हुई है, अधिकतम की चर्चा हुई है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, 552 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। इतने सांसद लोकसभा में हो सकते हैं। ये जो है पीक पॉइंट है, मैक्सिमम बिंदु है। वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में 545 है। अब इसका भी वर्गीकरण है, तो सबसे पहले हम 552 का वर्गीकरण समझ लेते हैं, उसके बाद में 545 का भी वर्गीकरण समझ लेंगे। तो पहले इसका ऑपरेशन करते हैं 552 का। तो 552 में 530 सीटें राज्यों को, ठीक है ना, जो स्टेट्स हैं जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, ईटीसी, ठीक है। तो ऐसे राज्यों को 530 सीटें। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्र को, संघ राज्य क्षेत्र, इसके पास 20 सीटें हैं। और इसके अलावा 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, ठीक है। 530 सीटें राज्यों को, 20 सीट संघ राज्य क्षेत्र को यानी कि यूटीज को, और 2 एंग्लो इंडियन को, ठीक है। अब ये तो आप समझते हैं दोनों बात। एंग्लो इंडियन क्या होता है इसे आप नहीं समझते हैं। तो एंग्लो इंडियन एक ऐसा व्यक्ति है जिसका जो पिता है, या जो पिता के हायरार्की में लोग हैं वो यूरोप के हैं और वो भारतीय राज्य क्षेत्र में रहते हैं। बहुत सिंपल सा मतलब उसका है। एंग्लो इंडियन भारत में इसलिए हो सकते हैं क्योंकि अंग्रेज हमारे यहाँ करीब करीब 200 वर्ष तक रहे हैं, ठीक है। तो जो इतने वर्षों तक कहीं पर रहेगा उसका पारिवारिक संबंध भी बनेगा। आप ऐसे देखते हैं कि लोग यूरोप घूमने जाते हैं, शादी करके चले आते हैं, ठीक है। तो वो तो बस केवल घूमने गए थे, 2 महीने के लिए प्यार हो गया, शादी हो गई। यहाँ तो वो 200 वर्ष तक रहे थे, पता नहीं कितनी प्यार और शादियां हुई होंगी। तो एंग्लो इंडियन को, और इनका अच्छा खासा एक समुदाय है भारत में, 2 सीटें इनके लिए रिजर्व की गई कि यदि कोई एंग्लो इंडियन चुन करके नहीं जाता है इन 530 और प्लस 20 मिला करके, मतलब इनमें से अगर कोई नहीं है एंग्लो इंडियन, तो
उनको संविधान में कहा गया अनुच्छेद 331 के द्वारा, आर्टिकल 331 के द्वारा कि एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाएगी। कहाँ पर? लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की। अनुच्छेद 333 कहता है कि विधानसभाओं में, राज्यों की विधानसभाओं में 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाएगी यदि उनका रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं है, यानी कि कोई एंग्लो इंडियन अगर चुनाव जीत कर लोकसभा का नहीं आया है तो उसको नियुक्त करना है। राज्यों में यह काम राज्यपाल करते हैं, केंद्र में यह काम राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन यह विदित हो कि वर्तमान सरकार ने 2019 दिसंबर में एक फैसला लिया कि अब एंग्लो इंडियन को नियुक्त नहीं किया जाएगा। क्या फैसला लिया? कि एंग्लो इंडियन को नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो वर्तमान स्थिति है उस पर क्या उसका क्या वर्गीकरण है। ठीक है, ये क्या है? ये जो मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। 545 वाले में स्थिति ये है कि 530 जो राज्यों को दिए गए हैं ये एज इट इज हैं, इसमें कोई छेड़खानी नहीं है। जो संघ राज्य क्षेत्र वाले हैं ये किसके हैं? पूर्ण राज्य के, और ये यूटीज के हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज के हैं। तो इनकी सीटों को घटा करके 13 कर दिया गया है। वर्तमान में यूटीज की 13 सीटें हैं। ठीक है, जिनमें सबसे ज़्यादा किसकी हैं? दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटें हैं। और यहाँ पर जो एंग्लो इंडियन है वो कितना बचता है? 530 और 13 43 और 2 45। ठीक है, ये एंग्लो इंडियन है। अब अगर इसको देने का प्रावधान हटा दिया गया है तो ये रिड्यूस हो जाएंगे। 530 और प्लस 13 इसका वर्गीकरण किया गया है जो है राज्यों में और यूटीज में। ठीक है, तो ये है इनका वर्गीकरण। ये जो ऑपरेशन हमने किया 545 का, ये उसका स्वरूप है। अब थोड़ा सा इसमें और व्याख्या करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बनाई, इसको मिटा रहा हूँ। लोकसभा में जो सीट है उसको लेकर के हमने कितनी कैटेगरी बनाई? 3 कैटेगरी बनाई। एक तो राज्य जिनको 530 सीट, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, जिनको 13 सीट, और उसके अलावा 2 एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो इसकी चर्चा अब हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसको प्रावधान से हटा दिया गया है। ठीक है, तो इनकी हम चर्चा नहीं करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो ये जो 530 सीटें हैं इनका चुनाव कैसे होता है? ये प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं जनता द्वारा। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, चुनने के बाद भी ये लोकसभा पहुंचते हैं। अच्छा, इनको चुनता कौन है? इनका चुनाव होता है वयस्क मताधिकार सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, वयस्क मताधिकार प्रक्रिया द्वारा। वयस्क मताधिकार प्रक्रिया द्वारा। अब वयस्क मताधिकार प्रक्रिया क्या है? इसका मतलब कि जो वयस्क हो गए हैं वो वोटिंग कर सकते हैं। अच्छा, वयस्क का उम्र कितना है ये कौन निर्धारित करेगा? अब भैया कोई कहता है कि 14 साल पे वयस्क हो गए, कोई 18 साल पे हो गए, कोई 20 साल पे हो रहा है, कोई 23 साल पे हो रहा है, तो कुछ मानक होगा ना। तो 1988-89 से पहले जो मानक था वो 21 वर्ष था। कितना था? 21 वर्ष था। लेकिन 1988-89 के दौरान एक संविधान संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा इस उम्र को घटा करके
18 वर्ष कर दिया गया। कितना? 18 वर्ष। तो अब क्या है, 18 वर्ष या उससे ऊपर के जितने भी लोग हैं, वो चाहे महिला हों या पुरुष हों, किसी भी जाति धर्म मजहब से जो है बिलोंग करते हों, वो वोटिंग में भाग ले सकते हैं, बशर्ते वो भारत के नागरिक होने चाहिए और निर्वाचन सूची में उनका नाम होना चाहिए। इसके अलावा उनके ऊपर कोई उपबंध, कोई प्रतिबंध ना लगाया गया हो जो विधि के द्वारा निर्भर हो, यानी कि विधि ने उनको रोका ना हो, कानून ने रोका ना हो, ठीक है, तो वो वोटिंग में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है इलेक्टोरल जो कि इनको चुनता है। इसी प्रकार संघ राज्य क्षेत्रों में भी इलेक्टोरल होता है, वहां भी चुनाव करते हैं। दिल्ली में भी लोग वोटिंग करते हैं, या पुडुचेरी में भी लोग वोटिंग करते हैं, वहां पर भी सीटें हैं। तो इस जैसे यहाँ पर वोटिंग होता है, उसी प्रकार वहां पर भी वोटिंग होता है, और उसके बाद में वहां से चुन करके आते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा लोकसभा का स्ट्रक्चर, जिसमें आपने देखा कि कितनी सीटें लोकसभा को मिली हैं और कितनी संघ राज्य क्षेत्रों को मिली हैं। ठीक, एक मैं आपको सवाल देता हूँ। सवाल ये है कि कल मैंने आपको राज्यसभा की पूरी संरचना पढ़ाई थी, आज मैंने आपको लोकसभा की पूरी संरचना पढ़ाई है। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको प्रत्येक राज्यों की लिस्ट बनानी है कि प्रत्येक राज्य में कितने राज्यसभा की सीटें हैं और कितने लोकसभा की सीटें हैं। लेकिन इससे क्या होगा, आपको भारत के पॉलिटिकल सिस्टम का एक मोटा माटी नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप पॉलिटिकल सिस्टम नहीं समझेंगे ना देश का, आप पॉलिटिक को उतना अच्छा नहीं समझ पाएंगे। भले ही आप किताबी कीड़ा हो जाए, आपको पता हो अच्छा फलाना आर्टिकल है, दिमाग का आर्टिकल है, वो आप जान जाए, लेकिन जो होता है ना इनहेल कर लेना, आत्मसात कर लेना, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप उसको भी जानें। तो होमवर्क आपके लिए क्या है कि राज्यसभा में किस स्टेट को कितनी कितनी सीटें मिली हैं, उसका एक लिस्ट बनाएंगे आप। इसके अलावा लोकसभा में किस स्टेट के पास कितनी कितनी सीटें हैं, उसको भी आप बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आपको थोड़ा सा नोटिस करना है कि राज्यसभा में मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या के आधार पर यह तय होता है कि राज्य को कितनी सीट मिलेगी, यानी कि जनसंख्या को इकाई माना जाता है। यहाँ पर लोकसभा में थोड़ा सा अंतर है। जनसंख्या यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि उसको जो है साइडलाइन कर देते हैं, जनसंख्या यहाँ पर भी रिलेवेंट है, लेकिन केवल जनसंख्या के आधार पर नहीं है। यहाँ पर प्रदेश को इकाई माना जाता है, जो है प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो जिन प्रदेशों की संख्या 60 लाख से ऊपर है, उनके लिए अलग मानक बनाए गए हैं। जिन प्रदेशों की संख्या 60 लाख से नीचे है, उनके लिए अलग मानक बनाए गए हैं। ठीक है, तो बस होमवर्क आपका ये है कि आप उनकी लिस्ट बनाइए और उसके बाद में हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए कि अच्छा ये इस प्रदेश के इतने हैं, और अगर हो सकता है तो फ़ोटो खींच के उसको भी आप हमें भेज सकते हैं। हमारा टेलीग्राम भी ग्रुप है, वेबसाइट भी आप हमारा जानते हैं। जहाँ भी आपको लगता है कि उत्तर देना आपके लिए सुलभ है, वहाँ पर उत्तर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचन पर, कैसे उनका निर्वाचन होता है। इस क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।